और साथ साथ बोलना है। लास्ट में कहां तक पढ़ा है? हार्डिंग। हार्डिंग कहां से कब तक था? 1844 से 1848। 1848 में कौन आता है? डलहौजी। ये जो भैया डलहौजी है ये कब से कब तक था? 1848 से 1856। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई साहब जब 1857 की क्रांति आएगी तो भाई साहब उसका बीज बोने वाला व्यक्ति कौन है? डलहौजी था। ठीक है ना। ये डलहौजी जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता है। पहला पॉइंट ये है। इसके बाद भैया ये जो व्यक्ति है इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया इसके समय एक युद्ध हुआ है। इस युद्ध का नाम है, इसके समय हुआ है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अच्छा, आंग्ल मतलब अंग्रेज है, सिख मतलब सिख है। अच्छा, इस समय महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है और महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र कौन है? महाराजा दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह मात्र कितने वर्ष के हैं? 9 वर्ष के हैं। ठीक है ना। और अंग्रेजों की तरफ से कौन बैठा है? डलहौजी। युद्ध हुआ। ठीक है ना। ये जो भैया युद्ध था इसमें 2 प्रमुख युद्ध हुए हैं। ठीक है ना। इन दोनों युद्धों में कौन हार गए? सिख हार गए। और सिखों के हारने के बाद महाराजा रणजीत सिंह जो थे, ठीक है ना, इन्हें पेंशन देकर पढ़ने के लिए कहां भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? अच्छा, इनका राज्य कौन था? पंजाब। तो पंजाब जो प्रांत था, इस पंजाब प्रांत को कहां में मिला लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। इसके बाद भैया उस समय पंजाब प्रांत के पास क्या था? कोहिनूर हीरा। यानी कि जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, ये कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह से किसने ले लिया? डलहौजी ने। और ले जाके कहां भेज दिया? इसे ब्रिटेन भेज दिया। कहां भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया। ठीक है ना। अच्छा, कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? गोलकुंडा की खान से। ठीक है ना। और इस कोहिनूर हीरा को इस डलहौजी नामक व्यक्ति ने कहां भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया। ठीक है ना। इसके 2 भाग हैं, कहीं के 3 टुकड़े बताए जाते हैं। एक ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके कहाँ में रखा था? क्राउन में। और कहाँ रखा है? म्यूजियम में रखा है। ठीक है ना। अच्छा, इसी के समय हुआ था दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध। ये जो वर्मा है इसी को आजकल क्या कहते हैं? म्यांमार। क्या कहते हैं? म्यांमार। अच्छा, ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ कब था? 1848 1849 में। अच्छा, दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध ये भैया हुआ है 1852 और 53 में। अच्छा, ये बर्मा म्यांमार वाला क्षेत्र है। ये जो युद्ध था दूसरा आंग्ल वर्मा, इसमें कौन जीते? अंग्रेज जीते। कौन जीता भैया? अंग्रेज जीते हैं। अब अंग्रेज जब जीते हैं तो भाई साहब इन्होंने कुछ भाग पर किसके? वर्मा के अधिकार कर लिया। इस भाग को कहा जाता है पीगू, या इसी को बोलते हैं लोअर वर्मा, तटीय वर्मा कह लो। वर्मा का वह क्षेत्र जो जो किसके पास है? हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास है। उस क्षेत्र को इन्होंने यानी कि डलहौजी ने किसमें मिला लिया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। किसमें मिला लिया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। इतनी बात में कोई समस्या? यानी दूसरा, अच्छा, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो था वो कब हुआ था? 45-46। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? 1824 से 1826। अच्छा, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? यांडीबू की संधि के बाद समाप्त हुआ था। ठीक है ना। और ये कौन सा है? दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध है। ठीक है ना। इसके बाद भैया एक राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये भाई साहब जो सिक्किम राज्य है, इस सिक्किम राज्य के ऊपर 2 अंग्रेज डॉक्टर थे। कौन थे? 2 अंग्रेज डॉक्टर थे। इन अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई है, या कह सकते हैं कि ये जो भैया अंग्रेज डॉक्टर थे, ठीक है ना, इनको मारा कूटा गया है, इनका अपमान किया गया है, इसका आरोप लगाया गया। और आरोप लगाने के साथ सिक्किम को भी क्या में मिला लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। उस समय इस सिक्किम में जो दार्जिलिंग वाला भाग है, दार्जिलिंग आज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
और उस समय इसको भी ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद भैया ये घटना कब की है? 1850 की है। कब की है? तो की है 1850 की है। इसके बाद भैया, इसके बाद ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने हैदराबाद, हैदराबाद के पास एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या बोला गया? बरार। ये जो क्षेत्र था ये भी काय में मिला लिया? ब्रिटिश प्रांत में। मिलाने का कारण था कि इस बरार क्षेत्र से उस टाइम पर कितना 50 लाख रुपए का रेवेन्यू आता था। इसलिए इस डलहौजी ने हैदराबाद के बरार क्षेत्र को काय मिला लिया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद ये जो डलहौजी है इसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है ना। इसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए सुनिएगा। डलहौजी ने क्या किए हैं? प्रशासनिक सुधार। पहला सुनना भाई साहब, इसने क्या किया? सबसे पहले तो इस अपनी राजधानी क्या थी उसमें? कलकत्ता। तो इसने भाई साहब गर्मियों की राजधानी, ग्रीष्म कालीन राजधानी क्या बना दी? शिमला बना दी। क्यों बना दी? कि भाई साहब यहाँ पर गर्मियों में क्या रहती है? ठंडक रहती है। इसके बाद भैया दूसरा इसने काम किया, इसने बंगाल क्षेत्र के लिए क्या नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल का एक पद बनाया है। ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल और क्या कह सकते हैं? गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पद बनाया है कि बंगाल का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। ठीक है ना। और इस पर सही से क्या निगरानी की जा सके, देख रेख की जा सके, इसलिए ये पद बनाया गया था। इसके बाद भैया इसने अपने अधीनस्थ राज्यों में, अपने अधीनस्थ राज्यों में क्या नियुक्त किया है? एक कमिश्नर नियुक्त किया। ठीक है ना। अच्छा, एक बताया था कलेक्टर। कलेक्टर कौन था? कर वसूलने वाला क्या था? कलेक्टर। और ये कौन है? कमिश्नर। ये कौन है? कमिश्नर है। ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके आते हैं कौन से सुधार? शैक्षणिक सुधार। अच्छा, गर्मियों में अपनी राजधानी शिमला को किसने बनाया है? डलहौजी ने। ठीक है ना। इसके बाद भैया इसने अपने अधीनस्थ राज्यों में कमिश्नर एक पद बनाया है देखरेख के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। अब आते हैं भैया इसके कौन सुधार? शैक्षणिक सुधार। इसने कौन कौन से कार्य किए सुनना भैया। पहला कार्य इसका, सबसे पहले तो भाई साहब इसके समय आया था 1854 में वुड डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड लेके आए थे इसे। ठीक है ना। इसमें बताया गया था जो उच्च शिक्षा है वो काय में होगी? अंग्रेजी में। और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी तो इसे बोला जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके बाद भैया, इसके बाद इसने बंबई, मद्रास और कौन है? कोलकाता। इन तीनों जगह एक एक क्या बनवाया है? विश्वविद्यालय स्थापित किया है। विश्वविद्यालय स्थापित किया। ठीक है भैया। इसने प्रत्येक जिले में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नियुक्त किया है। ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके समय आया था 1853 का चार्टर। सुनना ध्यान से, ये 1853 का चार्टर था। इसमें यह कहा गया था कि अब नौकरी के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर सुनना, थोड़ा बैकग्राउंड सुनना। कार्नवालिस ने क्या कहा था? भारतीयों को नौकरी नहीं देंगे। कार्नवालिस ने कहा था भारतीय चोर होते हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद विलियम बेंटिक ने यह कह दिया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। और विलियम बेंटिक ने भारतीयों को दोबारा से नौकरी देना प्रारंभ करवाया। अच्छा, विलियम बेंटिक के समय सबसे बड़ा पद कौन सा था? सदर अमीन। और सदर अमीन को कितना पैसा मिलता था? 700 रुपए महीने। इसके बाद
इसके बाद अच्छा नौकरी मिलती कैसे थी? नौकरी मिलती थी मुंह दिखाई के आधार पर। जो अंग्रेजों की चापलूसी करता था, अंग्रेजों के पीछे पीछे घूमता था, उसको क्या मिलती थी? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की नौकरी मिलती थी। लेकिन डलहौजी ने ये बदल दिया और क्या कर दिया भाई साहब? अब नौकरी के लिए क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अच्छा, एक है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस पास करने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कब पास किया है? 1863 में। अच्छा, आईसीएस पास करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1869। ठीक है ना। इसके बाद भैया इसने शिक्षा को धर्म से अलग रखने की बात कही। कौन कह रहा है ये? डलहौजी। डलहौजी ने शिक्षा को धर्म से अलग रखने की बात कही कि भैया धर्म में शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, सबको पढ़ाया लिखाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए बाद इसने प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करवाया है? इसने प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किए हैं। इसने कहा है कि 10 साल तक, बात समझना, 10 साल तक जो शिक्षा दी जाएगी वैसे तो मातृभाषा में होगी। अब मातृभाषा में तो होगी, इसके साथ साथ ये शिक्षा जो है इसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। याद करो भैया, 1835 पढ़ाया था विलियम बेंटिक में। इसके समय जो मैकाले था, ये मैकाले 1835 में क्या लेके आया था? अंग्रेजी शिक्षा। वो प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा थी, लेकिन ये जो भाई साहब अंग्रेजी शिक्षा बुड डिस्पैच वाली, ये उच्च शिक्षा कायम दी जाएगी अंग्रेजी में। चार्ल्स वुड लेके आए हैं और इसी को क्या बोला गया? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसी को क्या बोला गया भैया? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं बात में? देखो भैया, जहां पे जरूरत लगे वहां बोल लेना। हम लोग भैया पढ़ रहे थे किसके बारे में? डलहौजी के बारे में पढ़ रहे थे। डलहौजी के बारे में पढ़ रहे थे भैया। ये कब से कब तक है? 1848 से 1856 तक है। ठीक है ना। इसके प्रशासनिक सुधार पढ़े थे, प्रशासनिक सुधारों के बाद शैक्षणिक सुधार पढ़े थे। ठीक है ना। और भैया इसके बाद आते हैं सैन्य सुधार। क्या आते हैं? सैन्य सुधार। सैन्य सुधारों के तहत भैया इसने सबसे पहले क्या कार्य किया? इसने जो सेना मुख्यालय था, ये भाई साहब सेना मुख्यालय कहाँ बना दिया? इसने सेना मुख्यालय बनाया है शिमला में। कहाँ बनाया है? अच्छा, एक बात और बताए थे, इसने गर्मियों की राजधानी भी कहाँ बनाई है? शिमला में बनाई है। इसके बाद भैया दूसरा है, इसने जो तोपखाना मुख्यालय है, ये कहाँ बनाया? मेरठ स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से मेरठ क्या किया भैया? भाई साहब पहले कहाँ था? कोलकाता में था, और कोलकाता से कहाँ भेज दिया? मेरठ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मेरठ। अच्छा, जब ये आया तो इसने ये पाया कि जो सेना है, ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी है, इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या कैसी है? ज्यादा है। अच्छा, अब जब इसने ये पाया कि भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा है, तो इसने धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश सैनिक थे, इनकी ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को इसने क्या किया है? बढ़ाया है। अच्छा, भारतीय एक साथ इकट्ठे ना रहें, इसलिए इसने क्या किया है? भारतीय जो सैनिक थे, सैनिकों को अलग अलग काय बांट दिया है? टुकड़ियों में बांटा है। अच्छा, टुकड़ियों में बांटने का कारण क्या था भैया? टुकड़ियों में बांटने का कारण था कि अगर भारतीय एक साथ रहेंगे तो भाई साहब ये अंग्रेजों के लिए कोई ना कोई विद्रोह कर सकते हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस वजह से भारतीय सैनिकों को कैसे रखते थे?
अलग थलग रखते थे, अलग अलग टुकड़ियों में इन्होंने बांट रखा था, ठीक है ना। इसके बाद भैया ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, इसने अगला कार्य किया। अच्छा एक बात समझना, अगर भारत के मानचित्र को समझा जाए, बात समझना भाई साहब, ये क्या है, कोलकाता, यही तो कोलकाता है। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, बंबई, यही तो बंबई। और ये क्या है, मद्रास। अच्छा कलकत्ता में मेन हीरो बैठा है, ठीक है ना। इसके बाद इसी के अधीन क्या है, बंबई, और इसी के अधीन क्या है, मद्रास, ठीक है ना। ये मेन जो था, ये तटीय भारत ही तो था, जो किसके अंडर में था, अंग्रेजों के। यहां से ये बढ़िया व्यापार करते थे, यहीं पे उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बना के रखी थी, बात समझना। अब ये सेना को यहां से मोबिलाइज करके कहां ला रहे हैं, इस क्षेत्र में ला रहे हैं, इस क्षेत्र में। ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और यहीं पर पंजाब वाले क्षेत्र में राजा कौन था, पहले रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह के बाद कौन आ गया, दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह से इसने लड़ाई लड़ ली थी। और डलहौजी ने सेना को पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया, अर्थात जो कोलकाता वाला क्षेत्र था वहाँ से इसने सेना को राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्र में भेजा। जो बोर्ड पे है थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, तो इसको पूर्व से पश्चिम ही कॉपी पर लिखिएगा। इसने बंगाल वाले क्षेत्र से सेना को पश्चिमी तरफ भेजा था, ये डलहौजी ने किया था। कहाँ किया है, पूर्व किया है। ये तो बात किससे संबंधित हो गई, सेना से। इसके बाद भाई साहब इस व्यक्ति ने यातायात से संबंधित कार्य किए हैं, कहां से किए हैं, यातायात से संबंधित कार्य किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसने किया है, इसे भारतीय रेलवे का क्या कहते हैं सर, जनक कहते हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है, डलहौजी। अच्छा डलहौजी को क्यों कहते हैं, एक ये जो व्यक्ति है, इसी के समय भारत में सबसे पहले क्या चली है, ट्रेन चली है। अच्छा ट्रेन चलाने का कारण क्या था, ट्रेन चलाने का पहला और सबसे प्रमुख कारण था कि जो अंग्रेज सेना है या जो अंग्रेज हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाए, पहला कारण। और इससे भी प्रमुख कारण क्या था, इनका कार्य क्या था, व्यापार करना, बात समझे ना। इनका कार्य क्या था, व्यापार करना। तो भाई साहब अगर ट्रेन चलेगी तो अपना सामान ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी अगर लेके जाएंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो माल ढुलाई के लिए क्या चाहिए, ट्रेन, तो इसलिए ट्रेन बिछाई गई है। और दूसरा क्या है, अगर कहीं कोई समस्या आ जाए, सैनिकों को भेजना पड़ जाए, तो भाई साहब ट्रेन के रास्ते आसानी से और जल्दी से सैनिक पहुंच सकते हैं। अच्छा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, भारत में जो पहली ट्रेन थी वो भाई साहब क्या थी, मालगाड़ी थी। क्या थी, मालगाड़ी। ये भाई साहब मालगाड़ी कब चली है, 22 दिसंबर 1851, और ये चली थी रुड़की से पिरान कलियार के बीच चली थी, ठीक है ना। इसमें दो डब्बे हैं और एक क्या है, इंजन है, ठीक है ना। और ये क्या है, मालगाड़ी है। इसके बाद वैसे जो सबसे प्रमुखता बात है, ये है भारत की पहली सवारी गाड़ी या पैसेंजर ट्रेन। तो भारत की पहली जो सवारी गाड़ी है, ठीक है ना, ये भाई साहब कब चली है, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में रेलवे दिवस कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, अच्छा ये 16 अप्रैल को जो ट्रेन चली है, ये कहां से कहां चली, मुंबई से ठाणे। अच्छा मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। ये जो पहली सवारी गाड़ी चली है, इसमें कितने डिब्बे हैं, 14 डिब्बे हैं इसमें। कितने इंजन है इसमें, 3 इंजन है इसमें। और कितने यात्री बैठे हैं इसमें, 400 यात्री बैठे हैं इसमें। और ये 3 इंजन थे, इनमें एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है सिंध, और तीसरे का नाम क्या है, सुल्तान। तो तीनों इंजनों के नाम क्या है, साहिब, सिंध और सुल्तान। अच्छा इसके बाद भैया, इसके बाद जो ट्रेन की पटरियां बिछाई हैं, जो ट्रेन की पटरियां बिछाने का काम किया है, उस कंपनी का नाम क्या है भैया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ये भाई साहब कब बनी है, 1849 में ये कब बनी है। तो भारत में सबसे पहले रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किसने किया है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने किया है, ठीक है ना। किसके समय किया है, डलहौजी के समय किया है। किसके समय किया है भैया, डलहौजी के समय किया गया है, ठीक है ना। ये ख्याल रखना, इस ट्रेन को पहुंचने में लगभग 72 मिनट लगे थे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये ख्याल रखना, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद इसने और क्या किया भैया, 1855 में ट्रेन चली। 1855 में ट्रेन कहां से कहां चली है, हुगली से रानीगंज। रानीगंज में क्या था, कोल माइंस, तो ये मालगाड़ी है। तो 1855 में जो ट्रेन चली है
वो हुगली से कहां चली है, रानीगंज के बीच चली है। फिर आता है 1856। 1856 में ट्रेन कहां चली है, लाहौर से, ये भाई साहब चली है लाहौर से कराची के बीच में। कहां चली है, लाहौर से कराची के बीच में ट्रेन चली है। ठीक है ना। आगे सुनना भैया, एक व्यक्ति है एडविन अर्नोल्ड, बात सुनना भाई साहब ध्यान से। एक व्यक्ति है एडविन अर्नोल्ड, ये जो एडविन अर्नोल्ड नाम का व्यक्ति है, इसने एक स्टेटमेंट दिया है। इसने कहा है कि रेल वह कार्य करेगी भारत में जो किसी ने इससे पहले किया नहीं है। फिर सुनना, इसने कहा कि रेल वह कार्य करेगी भारत में जो इससे पहले किसी राजा महाराजा ने करके नहीं दिया या करके नहीं दिखा पाया। रेलवे भारत में राष्ट्रीय एकता को जोड़ने का कार्य करेगी। रेलवे भारत में कार्य करेगी, राष्ट्रीय एकता को जोड़ने का कार्य करेगी। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है, एडविन अर्नोल्ड है। कौन है, तो कौन है, एडविन अर्नोल्ड है। अब सुनना फिर से ध्यान से भैया, भारत में पहली ट्रेन जो मालगाड़ी है वो कहां चली है, रुड़की से पिरान गलियार। इसके बाद भैया भारत में जो पहली सवारी ट्रेन है वो कहां चली है, मुंबई से ठाणे। अच्छा, रेल ट्रैक बिछाने का कार्य जिस कंपनी ने किया उसका नाम क्या है, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया 1855 में ट्रेन कहां से कहां चली है, हुगली से रानीगंज के बीच चली है। और इसके बाद भैया आता है 1856 में कहां चली है, लाहौर से। ठीक है। इसके बाद भैया साल है 1851। अब ये इसके अन्य कार्य हैं, किसके अन्य कार्य हैं, डलहौजी के। इसने भाई साहब 1851 में जो नाना साहब हैं, क्या नाम है इनका, नाना साहब, इसने नाना साहब की क्या बंद कर दी, कितनी मिल रही थी, 8 लाख पर ईयर मिल रहा था, इसने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दी, क्योंकि जो बालाजी बाजीराव थे ये उनके दत्तक पुत्र थे। बात समझना भाई साहब, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ये पढ़ा चुके हैं, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो मराठा था बाजीराव द्वितीय, इसको निर्वासित करके कहां भेजा गया, बिठूर। और बिठूर में ऐसा कोई सगा पुत्र था नहीं, तो इसके दत्तक पुत्र कौन थे, नाना साहब थे। तो भाई साहब इस डलहौजी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम सगे पुत्र नहीं हो, कैसे पुत्र हो, दत्तक पुत्र हो, इसलिए तुम्हें पेंशन। और इसके बाद इन्होंने 1857 क्रांति में क्या किया है, कानपुर से नेतृत्व किया है इन्होंने, नाना साहब ने। तो इनकी पेंशन इसने क्या कर दी, बंद कर दी। इसके बाद भैया साल है 1852-53। 1852-53 में इस डलहौजी ने इलेक्ट्रॉनिक तार सेवा प्रारंभ करवाई, इलेक्ट्रॉनिक तार सेवा प्रारंभ करवाई। ये इलेक्ट्रॉनिक तार सेवा क्या है भैया, इसने जमीन के अंदर क्या डलवाए हैं, तार डलवाए हैं, जिससे मैसेजिंग जो है, पहले एक आदमी मैसेज लेके जाता था, चिट्ठी लेके जाता था, अब इसने ये सेवा करवा दी कि भाई साहब मैसेज ले जाने के लिए आदमी की आवश्यकता नहीं है। तो वो भाई साहब इसने प्रारंभ करवाई। और पहली बार में कहां से कहां चली गई है, कोलकाता से आगरा तक डलवाई गई थी। ठीक है। इसके बाद भैया इसने 1852 में एक कमीशन बनाया। कौन सा कमीशन है, इनाम कमीशन बनाया। इनाम कमीशन का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, बात समझना, या ऐसी भूमि जो भाई साहब अंग्रेजों की नजर में नहीं है, भू राजस्व नहीं देती है, यानी क्या नहीं देते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। अगर ये कोई जानकारी अंग्रेजों को लाके दे देगा, ठीक है ना, कि भाई साहब ये व्यक्ति ऐसा है, ये टैक्स चोरी करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये टैक्स देता ही नहीं है। तीसरी बात भैया, इसके बाद 100 बीघा खेत है और ये टैक्स देता है 80 बीघा का, 20 बीघा इसने छुपा के रख रखी है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी जानकारी अगर अंग्रेजों को देगा लाके, तो भाई साहब उसे क्या मिलेगा, और जो संपत्ति वो बताएगा आगे, उस पर जो टैक्स वसूला जाएगा उस पर उसे क्या मिलेगा, कमीशन। तो यही क्या है, इनाम कमीशन है। यानी भारतीयों का जासूस भारतीयों को बनाना ही इसका उद्देश्य था। बात समझ में आई क्या बोला, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीयों को, भारतीयों का जासूस बनाना। और थोड़ा सा भाई साहब लाभ है, आर्थिक लाभ है, इनाम दिया जाएगा, और वही है, यही है, ठीक है। इसके बाद भैया साल है 1854। ये भैया कौन सा विधेयक आता है, डाक टिकट विधेयक। ये जो डाक टिकट विधेयक है, ये डाक टिकट विधेयक पास हुआ, और भारत में सबसे पहले क्या छापे गए, डाक टिकट छापे गए। क्या छापे गए, डाक टिकट छापे गए। तब उस समय पर डाक टिकट जो था एक, इसकी कीमत थी 2 पैसा। कितनी कीमत है इसकी, 2 पैसा कीमत है एक डाक टिकट की, ठीक है। अच्छा, अब डाक टिकट का नाम स्थान किसने ले लिया है, आपने देखा होगा, स्पीड पोस्ट ने। उसमें एक बार कोड लगाते हैं, काम खत्म। बार कोड से पहले,
ठीक है ना। तुम में जो नए हो, तुमसे पहले जनरेशन, वो भाई साहब क्या चिपकाते थे चिट्ठी पे, टिकट लगाते थे, ठीक है ना, रजिस्ट्री करने में भी, ठीक है ना। अब सब जगह क्या चलता है, क्यूआर चलता है, ठीक है ना। एक होता है पोस्टल ऑर्डर, ये पेमेंट का एक तरीका है पेमेंट करने का। जैसे कि अगर आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीदते हो, बात समझना, तो वो कितने का पड़ेगा आपको, 55 रुपए का। और जिस व्यक्ति को आपने 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजा है, आपने कितने पे करके भेजा है, आपने पोस्ट ऑफिस से 55 रुपए देके कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर लिया। अब ये पोस्टल ऑर्डर जब वो पोस्ट ऑफिस में आके दे देगा जिसको आपने भेजा है, उसको पूरे कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। पेमेंट ट्रांसफर एक तरीका था पोस्टल ऑर्डर का। पहले जो फॉर्म भरे जाते थे ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन नहीं होता था, तब भाई साहब उसमें पैसा कहाँ जमा होता था, पोस्टल ऑर्डर से जमा होता था कि इस फॉर्म को भरने की फीस 50 रुपए है, 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर साथ में लगा के पोस्ट करना होता था, ठीक है ना। तो ये भाई साहब डाक टिकट वाला कार्य करवाने वाला कौन है, तो कौन है, डलहौजी है। कौन है, तो कौन है, डलहौजी है। अगला पॉइंट भैया, इसने 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या करी है, इसने स्थापना करी। ये क्या है, पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। ये वही डिपार्टमेंट है सड़कें बनाता है आज की डेट में, ठीक है ना। तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसने सड़कें बनाने का काम किया, तो इसने सबसे पहले कहाँ की मरम्मत करवा ली, कहां से हुई है भैया, कहां से कहां तक की हुई है भाई साहब, कोलकाता से पेशावर, कहां से कहां तक की है, जो जीटी रोड थी, इसका क्या करवा लिया इन्होंने, मरम्मत करवा ली। कौन करवा रहा है, डलहौजी। कब हो रहा है, 1854। और भी इसने बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है 1854 फिर से है, और इसने स्वतंत्र रूप से क्या है भैया, लोक सेवा विभाग। कौन सा विभाग है, लोक सेवा विभाग की क्या की है इसने, स्थापना की है। याद करो जरा, बताया था शैक्षणिक सुधारों में और ऐसे पहले प्रशासनिक सुधारों में बताया था। इसने क्या कह दिया, 1853 का चार्टर एक्ट आया, इसके समय क्या आया, 1853 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के तहत क्या कह दिया गया कि अब भाई साहब बिना परीक्षा पास किए किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। 3 बातें सुनना, पहले बता चुके एक बार भाई साहब। सबसे पहले भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, कार्नवालिस ने आते ही क्या कह दिया, भारतीय चोर होते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आया विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक ने कहा था जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, नौकरी मिलेगी। और इसने भारतीयों को सबसे पहले आगे नौकरी दी, किसने, विलियम बेंटिक ने। और सबसे उच्च पद कौन था, सर अमीन, इसे मिलता था 700 रुपए महीने। और इसके बाद भैया बताए थे कि इस डलहौजी ने आगे ये कह दिया कि अब नौकरी मुंह दिखाई के आधार पर, पहले क्या था, जो अंग्रेजों की चापलूसी करता था, पीछे पीछे घूमता था, उसको नौकरी देते थे, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलती थी। और इस 1853 के चार्टर एक्ट में कह दिया गया आप तुम्हें प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ेगी तब नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद भैया आईसीएस पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, साल था 1863। और दूसरा भारतीय कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, साल था 1869। महात्मा गांधी पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसने भाई साहब स्वतंत्र रूप से एक कह सकते हैं क्या की स्थापना करवा दी, लोक सेवा विभाग की स्थापना करवाई। लेकिन याद रखना भाई साहब, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, कार्नवालिस है। कौन है भैया, कार्नवालिस है, ठीक है ना। इतने में कोई समस्या भैया, इनाम कमीशन है, इलेक्ट्रॉनिक तार सेवा है, ठीक है ना। फिर भैया डाक टिकट है, ठीक है ना। इसके बाद भैया इसने नाना साहब की क्या बंद कर दी है, पेंशन बंद कर दी है। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना करवाने वाला भी कौन है, डलहौजी। इसके बाद भैया इसने कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई है। इसने स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की क्या करवाई है, स्थापना करवाई है। अच्छा, अब डलहौजी का सबसे बड़ा काला अध्याय क्या था कि भाई साहब इसकी एक नीति है, उस नीति का क्या नाम है, साम्राज्यवादी नीति। इस साम्राज्यवादी जो नीति है इसी को हम लोग कह सकते हैं इसकी राज्य विस्तार नीति, ठीक है। ये जो राज्य विस्तार नीति है, समझना ध्यान से इसको, ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये ब्रिटिश प्रांत का बढ़ोतरी करना चाहता है, ठीक है ना। ये काला अध्याय है इसका। अच्छा, इसमें जो नीति लाई गई उसका नाम क्या था, इसे बोला गया राज्य हड़प नीति, या इसी का दूसरा नाम क्या है, व्यपगत सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम क्या है भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
अब भाई साहब थोड़ा इसको समझो जरा क्या कह रहे हैं। जब डलहौजी आया तब भाई साहब उस समय तक भारत के जो राज्य थे उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। डलहौजी जब आया उस समय जो भाई साहब भारतीय राज्य थे, भारतीय जो राज्य जो थे, इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में आते थे स्वतंत्र राज्य, दूसरी श्रेणी में आते थे भैया आश्रित राज्य, और तीसरी श्रेणी में वे राज्य आते थे जो अधीन राज्य थे। अधीन राज्य, अंतर समझना क्या है। वे जो पूरी तरीके से फ्री हैं, इन पर अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है, ये अंग्रेजों को टैक्स भी नहीं देते, तो ये कौन से राज्य हैं? स्वतंत्र राज्य हैं। इसके बाद आते थे कौन से राज्य? आश्रित राज्य। ये वे राज्य हैं जो सहायक संधि पहले स्वीकार कर लिए थे, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंग्रेजों को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो ये भाई साहब कौन से राज्य हैं? आश्रित राज्य। लेकिन यहाँ राजा महाराजा अलग है, बात समझना, यहाँ कोई ना कोई राजा महाराजा है, लेकिन ये किस पे आश्रित हैं? अंग्रेजों पर, क्योंकि ये अंग्रेजों क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। इन्होंने सहायक संधि क्या कर रखी है? स्वीकार कर रखी है, इसलिए कैसे हैं? आश्रित हैं। और तीसरे हैं अधीन राज्य, ये वो हैं कि पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रांत बन चुके हैं, यानी कि भाई साहब अब यहाँ जो राजा है वो राजा भी नहीं है, पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकार किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो इन्हें क्या बोला गया? अधीन राज्य बोला गया। इन्हें क्या बोला गया? अधीन राज्य कहा गया। अच्छा भैया, एक 1834 में एक कानून आया था, बात समझना, कब की बात कर रहे हैं? 34 की बात करना, 34 लिखा है, ख्याल रखना। इस 1834 में यह कहा गया था कि अगर किसी राजा नवाब का कोई सगा पुत्र नहीं होता है तो दत्तक पुत्र को राजा बनाने से पहले आपको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कानून कब आया था? 1834 में, ठीक है ना। लेकिन इसका इतना कड़ाई से पालन नहीं हुआ। इस डलहौजी ने ये जो राज्य हड़प नीति थी, इसके तहत इस बात का पालन बड़ा कड़ाई से करवा दिया। किस प्रकार करवा दिया भैया? कि अगर दत्तक पुत्र आपका है कोई, बात समझना, दत्तक पुत्र यानी दत्तक पुत्र का मतलब क्या? ये सगा पुत्र नहीं है, आपने किसी को क्या ले रखा है? गोद ले रखा है। तो दत्तक पुत्र जो है उसका अधिकार जो है, बात समझना इधर, राज्य पर नहीं होगा, ये राजा नहीं बन सकता। लेकिन जो इसका पिता है, दत्तक वाला जिसने गोद लिया है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति पर इसका अधिकार होगा। बात समझना, फिर से क्या बोला? यानी कि दत्तक पुत्र का राजा की संपत्ति पर तो अधिकार होगा, ठीक है ना, लेकिन राज्य पर अधिकार नहीं होगा। जो सोना चांदी आपने थोड़ा बहुत इकट्ठा करके रखा है वो तो तुम्हारा माना जाएगा, ठीक है ना, वो भी अगर आवश्यकता से अधिक है उसे भी टैक्स दो। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? और इसके अलावा भाई साहब राज्य पर आपका अधिकार नहीं होगा। ये दोहरे मापदंड की बात करने वाला कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था, ठीक है ना। और इसी क्रम में बताया था 1851 में इसने नाना साहब क्या बंद कर दी थी? पेंशन, ठीक है। अच्छा, इतने में कोई समस्या भैया? अब ये क्या चाहता है कि ऐसे सभी राज्य जिनके पास अपना सगा पुत्र नहीं है, इन पर क्या कर लिया जाए? अधिकार कर लिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्रम में सबसे पहले इसने सतारा, ये सतारा भैया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? और साल है 1848। इसने सतारा को क्या कर लिया भैया? हड़प लिया। सतारा के राजा थे अप्पा राव साहेब। ये अप्पा राव साहेब जो थे, इनके कोई सगा पुत्र नहीं था। अजब भाई साहब इनके कोई सगा पुत्र नहीं था, डलहौजी ने इनके पुत्र को मान्यता नहीं दी। डलहौजी ने इनके पुत्र को जब मान्यता नहीं दी तो भाई साहब सतारा को इसी के चक्कर में क्या कर लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। इसके बाद भैया नंबर 2 पे कौन आता है? जैतपुर। ये जैतपुर कहाँ है? बुंदेलखंड, ठीक है ना। और ये है 1849। इसके साथ भी भैया यही हुआ, ठीक है ना। यहाँ का राजा था खेत सिंह, और इनके भी भाई साहब सगा पुत्र नहीं था। जब सगा पुत्र नहीं था तो डलहौजी ने दत्तक पुत्र को राजा मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। अगला भैया है नंबर 3, संभलपुर। ये संभलपुर कहाँ है? और ये भी है 1849 में, ठीक है ना। और संभलपुर की यही कहानी है कि राजा का सगा पुत्र ना होने के कारण वैसा वैसे भी कहाँ मिला लिया गया? ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। चौथे नंबर पे कौन आता है? बघाट। भाई साहब बघाट कब आता है? बघाट है कहाँ? मैं बताओ, ये है हिमाचल प्रदेश में 1850 में। यहाँ भी यही हालत है कि जो भैया राजा जब मरा है तो वो क्या है? निसंतान है, और निसंतान है तो भाई साहब इसको भी कहाँ मिला लिया गया?
ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। बघाट के बाद आता है उदयपुर। ये उदयपुर कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ का भी राजा कैसा है? निसंतान है। अब जो आया बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा कौन है भाई साहब? झांसी। और साल कौन सा है? 1853। अब भाई साहब 1853। अब आपको ये पता है झांसी की रानी ये कहां से थी? बनारस से। उसके बाद भैया ये आ गया कि ये रानी थी, इनके कोई सगा पुत्र था नहीं, शादी किससे हुई थी? झांसी के राजा से। अब सगा पुत्र है नहीं, शादी झांसी के राजा से हुई थी। इस चक्कर में ये जो महारानी थी, इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। गोद लिया जिस पुत्र को, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? दामोदर राव। क्या नाम था? इस दामोदर राव को राजा मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया और 1853 पे झांसी को क्या कर लिया? हड़प लिया। रानी ने झांसी दिया नहीं, और कब तक नहीं दिया? जब तक रानी मर नहीं गई। ये पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। झांसी के बाद भैया कौन था 7वें नंबर पे? नागपुर। कौन था? नागपुर। ये भाई साहब साल कौन सा है? 1854। और यहाँ भी यही था भैया, कोई सगा पुत्र नहीं था। इसके बाद कौन है भैया? करौली। करौली कहाँ है? ये राजस्थान में। 1855 में इनके साथ भी यही था, निसंतान थे। और सबसे और इंपॉर्टेंट कौन है? अवध। अवध जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साल है 1856। और अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया। क्या के आरोप में हड़पा गया? कुशासन के आरोप में हड़पा गया। कि अवध का नवाब जो था इसमें भाई साहब, वो कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में ये कहा कि ये सही से क्या नहीं कर पा रहे हैं? शासन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और इनके राज्य को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हड़प लिया। और हड़पने वाला व्यक्ति कौन था? डलहौजी। और डलहौजी की जो राज्य विस्तार नीतियां थी, यही नीतियां 1857 क्रांति का क्या बनी है? कारण बनी है। क्या बनी है? कारण बनी, ठीक है ना। कोई समस्या? बंद कर दो।